हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं। तो इसमें हम तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लाइट्स के बारे में, और आज उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिससे एग्जाम्स में मोस्टली चीजें पूछी जाती हैं, जिसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। आज उसके बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी करेंगे। तो ऑप्टिक्स जो है हमारा चैप्टर, इस ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर अगर हम कंसिडर करें तो जो ऑप्टिक्स है, जिसको लाइट भी कहा जाता है, इसमें हमने कुछ चीजें देखी। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, और हमने दूसरा फिनोमिना, इसी को परावर्तन कहा जाता है, और दूसरा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। इसको हम पढ़ रहे थे, और रिफ्रैक्शन में ही जो है जिसको अपवर्तन कहा जाता है, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको TIR कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्या होता है, आज अच्छे से इस क्लास में इस चीज पर समझेंगे कि कैसे कोई मीडियम से, क्योंकि हमने लाइट में पढ़ा था कि जब भी लाइट जो होती है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। तो उसी फिनोमिना से जुड़ा हुआ हमारा आज का जो है पूरा लेक्चर रहेगा। तो ध्यान से समझेंगे, इससे बहुत सारे और भी चीजें पूछी जाती है कि भाई ये जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इससे क्या फायदा होता है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले लास्ट सेशन जो बायोलॉजी का हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखते हैं इसको आगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, लास्ट मैंने इम्यूनिटी पढ़ाई थी आपको, तो उसमें पूछा था मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हमारी बॉडी के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाती है। तो क्या रोग जो भी होते हैं उनसे हमें बचाने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है। क्या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है? तो नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना, ये काम होता है। साथ साथ रेस्पिरेशन बहुत सारी तरीके से, हमारा ऑक्सीकृत श्वसन जो होता है, जो ऑक्सीजनेटेड रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल्स के अंदर, वो एनर्जी बनाने में भी काम आता है। तो एनर्जी के लिए होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उनको बॉडी से बाहर करने का काम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो भी खाया है उससे एनर्जी, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इनका सबका डाइजेशन का काम होता है, उनका पाचन की क्रिया होती है। तो ये तीनों ही तंत्रों का काम हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ना नहीं है। हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए कौन सा है? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, जो कि हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे जन्म से ही विद्यमान होती है। तो ऐसी इम्यूनिटी को कौन सी इम्यूनिटी कहा जाता है? इन्नेट। इसी को मैंने आपको बताया था, इसी को भी बोल देते हैं जन्मजात। तो ये जन्मजात है, आपको बर्थ से ही मिल जा रही है इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, स्किन होता है, टीयर्स होते हैं, म्यूकोसा होता है, हमारी बॉडी में फीवर आना, ये सारी चीजें हमें जन्मजात मिली हुई है, और ये हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अटैक और इन सारी चीजों को जो है बचाता है। ये सेकंड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि बी सेल्स एंड टी सेल्स आर टू टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व्ड इन इन्नेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए, बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? बी सेल्स में मैंने बताया था ये एंटीबॉडी डेवलप करता है, और टी सेल्स जो होते हैं ये हेल्पर सेल और किलर सेल्स डेवलप करता है। जब कोई बीमारी आती है तो उनको हटाने का काम करता है। तो ये ऐसा है कि जब बीमारी होगी तब है, ये जन्मजात नहीं है। तो बेसिकली ये इन्नेट तो हो नहीं सकता। इसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक सब पार्ट है, मतलब आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सब पार्ट है। तो इसलिए ये जो होगा इसका आंसर एक्वायर्ड होगा। जो प्राप्त प्रतिरक्षा होता है या उपार्जित होता है, उससे जो है हमारी बॉडी में बी सेल्स और टी सेल्स काम करते हैं। इसके बाद हम जो है लाइट पढ़ना है, तो लाइट को स्टार्ट करते हैं। लाइट में आपको बता चुका हूं, प्रकाश जो होती है एक क्या है? तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक विद्युत चुंबकीय किरण है जो सरल सीधी रेखा में चलती है, लेकिन इसका माध्यम बदलने से इसकी दिशाओं में बदलाव आता रहता है। तो हमने बहुत सारे सोर्स देखे थे, सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। फिर हमने ये बात करी थी कि भाई लाइट यही तीन चीज करती है, किसी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पदार्थ से निकल जाती है,
किसी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से जो अपारदर्शी होता है वो उसको ओपेक कहा जाता है, उससे नहीं निकल पाती, और अर्धपारदर्शी से निकलती है। तो इसी पर पूरे फिनोमेना बेस्ड है ये कन्वर्जेंस। अभी सारी ये लाइट क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होना, परावर्तन का फिनोमेना हमने देख लिया था, एंगल ऑफ ये सारी चीज़ें, स्फेरिकल मिरर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए कि कौन कौन से मिरर का क्या काम होता है, कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, इस पर हमारी पूरी बात हो गई थी। इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन की भी बात की थी कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब जिसको अपवर्तन कहा जाता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करती है, एयर और ग्लास वाला फिनोमेना हमने बात की थी। तो हमने यही बात की थी कि जब भी रेयरर से डेंसर जाती है, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब से क्या होती है, तो अभिलंब की ओर आ जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यही पढ़ाया था। और इसका उल्टा, जब अगर डेंसर से रेयरर जाए, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, मतलब अभिलंब से दूर हो जाती है। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। आज हमें जो स्पेशल केस पढ़ना है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो इसी पर आधारित है। तो देखिए यहां पर हम एक कोण पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है क्रांतिक कोण, जिसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। और ये आपतन कोण होता है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति कब होगी, ये आज हमको समझना है बहुत अच्छे से। तो इस चीज को पहले ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद चीजों पर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो शर्त है किस चीज को पढ़ने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो मैंने आपको बताया, इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे तो ध्यान से समझिए, इसके लिए सबसे पहली शर्त है क्या, इसकी पहली कंडीशन है कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो क्या होनी चाहिए, जो प्रकाश की किरण है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि भाई यहां पर जो है, जो प्रकाश की किरण है वो किसी जल स्रोत से निकल रही है। तो इसमें कंसिडर करने के लिए आपके पास यहां पर ये सीधी सी चीज है कि भाई ये जल है, ये वायु है, मतलब दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर। तब हम वायु की बात कर रहे हैं और यहाँ जल की बात कर रहे हैं। तो किसका गाढ़ापन ज्यादा होगा, वायु ज्यादा गाढ़ी है या जल ज्यादा गाढ़ा है, तो आप बता देंगे कि दिस इज डेंसर मीडियम। तो ये एक सघन माध्यम है और ये कैसा है, एक विरल माध्यम है। अब क्या हो रहा है, अब यहां पे हमारी प्रकाश की किरण जा रही है। तो भाई प्रकाश की किरण यहां पहुंची। अब यहां पहुंचने पे क्या होगा, यहां पे बनेगा एक अभिलंब, एक नॉर्मल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पे जो 90 डिग्री होगा। दिस इज नॉर्मल, जिसको क्या कहेंगे हम, अभिलंब। तो बेसिकली ये नॉर्मल जो है, इससे क्या होना चाहिए, इससे बताना चाहिए कि भाई ये प्रकाश की किरण सीधी दिशा में चली जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो है नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब इस दिशा में जाना चाहिए था लेकिन और दूर हो जाएगी। तो ये जो चीज है यहां पे हम देख लेते हैं
तो ये क्या होगी, ये आपकी इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब आपकी रे ऑफ लाइट यहां पर आएगी और इस तरीके से आगे चली जाएगी। अब बात समझिए, ये जो यहां पे कोण बन रहा है, इस कोण को हम कौन सा कोण कह सकते हैं, ये है आपका आपतन कोण। ये आपतन कोण है, और ये वाला जो कोण बन रहा है, ये इस कोण को क्या कहा जाएगा, तो ये जो है आपका आपतन कोण का मतलब है, ये है आपका इंसिडेंस एंगल। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कोण। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपने प्रकाश की किरण को इस तरीके से भेजा तो ये थोड़ी सी और डिफ्लेक्ट हो गई। अब आपका मन कर रहा है कि भाई आप इस प्रकाश की किरण का एंगल और बढ़ा दें, मतलब आपतन कोण को और बढ़ा दें। अब आपने और बढ़ा दिया आपतन कोण, मान लिया जाए अभी यहां से आ रहा था आपतन कोण, अब कुछ ऐसा हो गया, तो आप जाना चाहिए प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे, लेकिन प्रकाश की किरण सीधे ना जाते हुए यहां पर भी नॉर्मल होगा और कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पे बनेगा क्या, आपका आपतन कोण। तो देखिए क्या किया जाता है, प्रकाश की किरण को का सबसे पहली चीज है कि वो किससे निकलनी चाहिए, किसी भी डेंसर मीडियम से निकलनी चाहिए, किसी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो क्या करते जाएं आप इस कोण को बढ़ाते जाएं, इस एंगल को बढ़ाते जाएं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ये और डिफ्लेक्ट होती जाएगी। डिफ्लेक्ट होते होते एक केस ऐसा आता है, यहां पर हम उसको ऊपर देख लेते हैं कि भाई प्रकाश की किरण का एंगल और बढ़ा दिया आपने, मतलब ये जो है यहाँ पे जो 90 डिग्री पे जो नॉर्मल बनता है, यहाँ पर ये थीटा आपतन कोण इतना बढ़ गया कि भाई प्रकाश की किरण सीधे जानी चाहिए थी लेकिन इस तरफ ही आ गई। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दूंगा, आप बस समझिए कि पहले प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही थी, फिर थोड़ी सी इस तरफ से जाने लगी, फिर पूरी की पूरी 90 डिग्री हो गई। तो ये 90 डिग्री जो होता है इसी को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल या बोलते हैं क्रांतिक कोण। मतलब आप आपतन कोण को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ाते जाओ, इंसिडेंस एंगल्स को इतना बढ़ाते जाओ कि भाई आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, ध्यान से समझिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब ये फिनोमेना आपको पता चल गया है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते पहले मान लिया जाए कि 30 था, 40 हुआ, 50 हुआ, तो ये धीरे धीरे और नीचे आती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये पूरे मीडियम के एकदम पैरेलल चलने लगेगी, समांतर चलने लगेगी, तो उस समय जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। मतलब आपतन कोण इतना बढ़ा दिया आपने कि भाई जो आपका अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री बनने लगा, तो ऐसी चीज को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल ये मत समझिएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मतलब नहीं है हमें, अपवर्तन से मतलब नहीं है हमें, आपतन कोण से मतलब है। हम इसको इतना बढ़ा दें कि ये 90 हो जाए, इस पर निर्भरता है। इसलिए हमेशा याद रखेंगे क्रिटिकल एंगल पूछा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाए कि वो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको 90 कर दे, ना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मतलब है हमें किससे मतलब है, हमें आपतन कोण से मतलब। ये पॉइंट सीख गए तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मतलब आपका आपतन कोण इतना हो जाए कि आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री बनने लगे, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है क्रांतिक कोण की स्थिति। और अगर आपने इससे क्रांतिक वाली जो स्थिति है उससे अगर आपतन कोण को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी ही नहीं, उसी माध्यम में लौट कर आ जाएगी, और इस फिनोमेना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है हम जब बढ़ेंगे तो उसको आप समझेंगे। तो देखते हैं आगे वाली चीज। अब देखिए यहां पे आपतन कोण जो है, आपतन कोण के साथ क्या लिखा हुआ है, देखिए आपतन कोण इतना ज्यादा हो जाए क्रांतिक कोण से तो उस कंडीशन में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब आपतन कोण बढ़ता जाए और आपका जो क्रांतिक कोण वाली जो स्थिति है उससे भी आगे चला जाए। मतलब क्रांतिक कोण क्या था, 90 डिग्री बन रहा था जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके इतने होने पर, लेकिन आपतन कोण को अगर आप क्रांतिक कोण से बढ़ा दोगे तो फिर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए हो क्या रहा था, पहले माध्यम में प्रकाश की किरण यहां गई,
जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन हो गई रिफ्लेक्ट। फिर आपने क्या किया, इस कोण को और बढ़ा दिया। अब ये जो है जानी चाहिए थी इस दिशा में, लेकिन आपकी प्रकाश की किरण यहां पे आ गई, ये हो गया 90 डिग्री। तो इस स्थिति को हमने बोल दिया क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। और फिर हमने इसको और बढ़ा दिया, ये एंगल को और बढ़ा दिया। अब जब हम 90 डिग्री वाले आपतन कोण की जो स्थिति थी उससे अगर और बढ़ाएंगे तो प्रकाश का किरण इस माध्यम में जाएगी नहीं, वापस इसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए यहाँ पे हम बार बार यही बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से जा रहा है, एंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं, और एंगल बढ़ाते बढ़ाते हमने एक ऐसी स्थिति पाई जिसमें प्रकाश का माध्यम पूरी तरह उसी माध्यम में लौट जाए, तो ऐसी स्थिति को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। 90 डिग्री वाली स्थिति में इसी चीज को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण जो होता है। क्या वो अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है या फिर आपका अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है या आपतन कोण पर निर्भर करता है? तो ये आपतन कोण की बात होती है। इस वाले कोण को आप इतना कहते हैं कि वो 90 डिग्री बना दे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये जो है फिनोमिना कहाँ अप्लाई होता है? तो ये अप्लाई होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स में। आज की डेट में आपने देखा होगा ब्रॉडबैंड भी फाइबर वाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होती है वो इस तरीके से अंदर घूमती रहती है और इसका लॉस भी नहीं होता, बहुत तेजी से उसमें ट्रैवल करती है, क्योंकि लाइट तो बहुत तेजी से इस्तेमाल होती है। पहले ब्रॉडबैंड में कॉपर लाइन का इस्तेमाल होता था, तो ब्रॉडबैंड की स्पीड काफी कम होती थी। आजकल ब्रॉडबैंड बहुत तेजी से चलता है क्योंकि वहां ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। तो भाई प्रकाश की किरण को चलना तो सीधे ही होता है, मतलब रे ऑफ लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लेकिन आपने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके फिनोमिना को यूज करके लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करा लिया है और उसकी स्पीड का इस्तेमाल करके हम जो है क्रांति ला रहे हैं। इसके अलावा आपको कई बार ऐसे मृग मरीचिका जिसको मिराज कहा जाता है ये भी देखने मिला होगा, तो ये भी किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसके अलावा बहुत सारी चीज में आपके टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, स्पेक्ट्रोस्कोप में बहुत सारी जगह पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से जुड़े हुए। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कौन सी चीज करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है। टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर्स जो दूरबीन होती हैं वो, स्पेक्ट्रोस्कोप एंड पेरिस्कोप या ऑल ऑफ द अबव? टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप और पेरिस्कोप या उपरोक्त सभी विकल्प? तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस डैश देन द क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? मतलब अगर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण को क्रांतिक कोण से कैसे कम होना चाहिए, समान होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये TIR से ही रिलेटेड है, इसका आंसर जरूर करिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? निम्नलिखित में कौन सी तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजर सकती है? वाटर वेव, साउंड वेव, लाइट वेव या ऑल ऑफ द अबव? पानी की लहर, ध्वनि की तरंग, प्रकाश तरंग या उपरोक्त सभी? तो इसका भी आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे। कोई डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की PDF यहां से डाउनलोड करेंगे, और कोई डाउट्स आएंगे तो वो मुझसे जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।